सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गुरतेज सिंह। सक्सेस जर्नी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है 5S मेथडोलॉजी। 5S मेथडोलॉजी जैपनीज टेक्निक है जिसमें हम पर्सन की डिसिप्लिन पे अटैक करते हैं। एक पर्सन का डिसिप्लिन बनाते हैं कि उसे एक इंडस्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक सिस्टम में कैसे काम करना है जिससे उससे काम की एफिशिएंसी बढ़ सके। उसका काम छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे जो टाइम वेस्टेज के कारण होते हैं, उन पे उसका टाइम ना वेस्ट हो सके। उन कारणों को एलिमिनेट कर सके कि जिससे उसके काम की एफिशिएंसी बढ़ती है और उसके समय की बर्बादी कम होती है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप इस टूल को अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, यकीन मानो आपके लाइफ की छोटी छोटी लड़ाइयाँ घर की खत्म हो जाएगी। ਤੁਹਾਡੀ फैमिली प्रॉब्लम जीरो हो जाएगी अगर तुम इसनों इस्तेमाल कर लो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। चलिए, स्टार्ट करने से पहले शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, 5S मेथडोलॉजी। जैसा कि आप सभी को बताया है, 5S मेथडोलॉजी एक जैपनीज टेक्निक है। इसमें हमारे पास 5 शब्द हैं जैपनीज लोगों ने इसको ईजाद किया है। इनको एक क्रम में लिखा है कि वो 5 शब्द जो एस से जिनकी स्टार्टिंग होती है उनको इकट्ठा लिखा है और कैसे उन शब्दों से जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनको काम में, और उनसे कैसे वो अपने डिसिप्लिन को, एटीट्यूड को चेंज करके वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, समय की बर्बादी को कम कर सकते हैं और भी काफ़ी लॉसेस कम होते हैं। जैसे पहला शब्द है सीरी। जापानीज में हम सीरी बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट बोलेंगे और हिंदी में सही चयन। दूसरा शब्द आता है सेटॉन। सेटॉन को इंग्लिश में बोलते हैं सेट इन ऑर्डर और हिंदी में बोलते हैं सुव्यवस्था, कि किसी काम की सुव्यवस्था करना। इन सभी शब्दों को हम डिटेल में समझेंगे, आगे स्लाइड बाय स्लाइड समझेंगे इनको। अभी आप जस्ट इनके नाम देख लो और नाम पढ़ लो, इनको जापानीज में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या और हिंदी में क्या बोला जाता है। इंटरव्यू के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स के लिए ये काफ़ी इंडस्ट्री में बोला जाता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काफ़ी बात होती है। अगर कोई भी सुपरवाइजर, मैनेजर अपने वर्क प्लेस पे 5S को इम्प्लीमेंट कर सके तो समझो उसका आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया, उसकी आधे से ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, वो अच्छी आउटपुट अपने मशीनों से ले सकता है और कम से कम समय की बर्बादी और मटेरियल की बर्बादी करेगा अगर 5S उसकी लाइन पे इम्प्लीमेंट अच्छे से हो गया। चलो, तीसरा वर्ड है सीसो। सीसो बोलते हैं जापानीज में, हिंदी में बोलेंगे उसको स्वच्छता, और इंग्लिश में शाइन और क्लीन और स्वीप भी बोलते हैं। चौथा वर्ड है हमारा सिकेत्सु। इसको इंग्लिश में स्टैंडर्डाइजेशन और मानवीकरण बोलेंगे हिंदी में। और फिफ्थ वर्ड आता है हमारा सस्टेन, अनुशासन, और इसको जापानीज में बोलेंगे शीतकुसु। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी डिटेल में, इन शब्दों को डिटेल में समझते हैं और कैसे ये इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड है शॉर्ट, जापानीज में सीरी, यानी कि हमने अननेसेसरी सामान को अपने वर्क प्लेस से, अपनी जगह से शॉर्ट लिस्ट करना है, उसको निकाल देना है। अपने काम पे उन चीज़ों को नहीं रखना जो हमारे काम की नहीं है। घर पे भी ऐसा ही होता है, जो सामान हमारे काम का नहीं होता है घर में पड़ा रहता है और काम में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। जैसे रसोई में मेरे को 4 चीज़ों की ज़रूरत है और मैंने 10 चीज़ें भरी हुई हैं, बार बार उन्हीं पे हाथ जाता रहता है। वो कहीं ना कहीं मैं खोल कर देखता हूँ डब्बे में, इसमें से कुछ खाली पड़ा है यार, मैंने खाली क्यों रखा है, उसमें तो कुछ सामान होना चाहिए था। बार बार खोलूंगा, बंद करूंगा, समय की वेस्टेज करूंगा और उस जगह पे कुछ और रख सकता था लेकिन रख नहीं पाऊंगा, जिसके कारण स्पेस का कंस्ट्रेन होता है। समझ गए हो? ऐसा ही वर्क प्लेस पे होता है कि हमारे जैसे कि वर्क मशीन के पास जो टूल्स पड़े हैं, टूटे हुए टूल पड़े हैं, पुराने टूल्स पड़े हैं, नए टूल के साथ पड़े हैं। जब उन टूल्स की ज़रूरत होती है, किसी मशीन पे काम करना होता है, तो पहले मैं टूटा हुआ टूल उठाता हूँ, फिर मशीन के पास करने जाता हूँ, बाद में आता हूँ या तो काम ही नहीं करता, या दूसरा टूल कहाँ है, ओके वाला टूल कहाँ है। उसके चक्कर में ओके वाला टूल भी ख़राब हो जाता है, उसको भी यूज़ नहीं कर पाते। और अगर हम ऑफिस जॉब की बात करें, आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि इस टेबल पे कितना सामान, कितने पेपर बिखरे पड़े हैं। हम सभी ऑफिस में काम करते हैं और देखते हैं कि हमारे टेबल्स के पास, हमारे ड्रॉल में कितने अननेसेसरी पेपर पड़े रहते हैं, वेस्ट पेपर पड़े रहते हैं। ओके पेपर मिलने के साथ ही हमें टाइम पे मिलते नहीं। जब ढूंढने जाते हैं एक फाइल, 10 फाइलें आगे और पड़ी होती हैं, उनमें से 4 तो काम की नहीं होती, 2 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, जिनको हमने फेंकना है, अभी हमारे काम की नहीं है, लेकिन वो बीच में ठुस्सी पड़ी हैं।
जो काम का पेपर है वो नहीं मिलता। क्यों? हमने उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया, उनको वहाँ से हटाया नहीं है, जिसके कारण हमारी समय पे चीज़ नहीं मिल पाती, हमारा टाइम वेस्ट होता है और कई बार इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी हमारा नहीं मिल पाता। ये हमें ऑफिस में काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। वर्क प्लेस पे टूल्स के साथ ऐसा होता है, हमारे अगर किसी प्रोडक्ट का सेटअप चेंज करना है, मशीन का टूल्स हमारे पास नहीं होता, साथ वाले से मांगते रहते हैं बार बार, उसका टाइम भी वेस्ट करते हैं, खुद का टाइम भी वेस्ट करते हैं। और अपना इंडियन एटीट्यूड हमें पता ही है कि फिर हम चीज़ को दूर से फेंक के मारते हैं। किसी को लग सकती है वो, क्यों? अपनी चीज़ संभाल के नहीं रखनी है, फिर उसको उसकी चीज़ बार बार मांगेंगे, फिर वो लगेगी, चोट टूटेगी, किसी को लग सकती है। और जो स्पेस हमारा घेरा हुआ है पुराने सामान ने, उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो जो कि हमारा ज़रूरत का सामान नहीं है, उसे अपने रेगुलर वर्क प्लेस से हटाइए। हाँ, उसके लिए अलग स्पेस बना सकते हो, कोई रेड टैग एरिया, कुछ भी अलग स्पेस बना सकते हो जहाँ पे उसके रखेंगे, उस सामान को रखेंगे, और जब जरूरत पड़ी तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसको अलग से वहाँ पड़ा रहेगा वो, ताकि हमारे काम को डिस्टर्ब ना करे। तो शॉर्ट है हमारा पहला एस। दूसरा एस आता है सेट इन ऑर्डर। हमारा जो भी सामान है, देखो पहले एस में हमने शॉर्ट लिस्ट किया, अननेसेसरी सामान को हटा दिया। दूसरे नंबर पे क्या आता है, जितना हमारे पास यूजलेस है सामान है, जितना यूजफुल सामान है, उसको हमने एक क्रमबद्ध में लगाना है, एक ऑर्डर में लगाना है, ताकि वो हमें पता हो कि मेरी चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी होनी चाहिए और मेरे को वहीं से मिलेगी। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, सभी के सभी टूल को एक सेट इन ऑर्डर में लगाया है। देखो, सबसे पहले सबसे छोटी स्पेंदर है, ऐसे बढ़ते क्रम में लगाया हुआ है, और शेडो डायग्राम बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे स्पेनर्स नहीं है तो हमें पता है कि यहाँ की स्पेनर है, लेकिन कहीं साइड में पड़े हैं या यूज़ हो रही हैं। अगर आपका सीनियर आएगा, देखेगा हाँ जी स्पेनर आपकी कहाँ है, कहीं घुमा तो नहीं दी, कहीं तोड़ तो नहीं गई, कहाँ गई है वो स्पेनर। तो आपकी चीज़ों का आपको भी माइंड में रहेगा कि मेरी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। दूसरे वाला भी आपको काम को जज कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपको इंटीमेट कर सकता है भी आपका ये सामान ऐसे हो रहा है, आप इसको ठीक कीजिए। ऐसा ही हमारे घरों में होता है। जैसे हम अपने घर में आते हैं, अपना सामान जहाँ से उठाते हैं वहाँ रखते नहीं हैं, फिर समय पे वो मिलता नहीं है, फिर ऑफिस जाने से लेट होते हैं। और आधी लड़ाई घरों में सिर्फ इसी कारण से होती है। पत्नी को बोला कि मेरा सामान दे दे, सामान वहाँ से मिल नहीं रहा क्योंकि वहाँ रखा ही नहीं है। उधर वाइफ को भी जॉब जाना है, खुद को भी जॉब जाना है, दोनों जॉब से लेट होंगे, फिर झगड़ा करेंगे। छोटी छोटी बातों को झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम 5S अपने घरों में इंप्लीमेंट नहीं करते। इससे हमारा एटीट्यूड बचपन से खराब होता है, और यही प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्रीज में भी फेस करने को मिलती है। और अगर छोटी छोटी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में नहीं होती, तब हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है, फिर मार्केट में हम लोग कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं, कॉम्पिटिट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, चाइना के सामान के आगे इंडियन सामान काफ़ी महंगा है। महंगा होने का कारण क्या है? हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे नहीं है, वहाँ से हमें कॉस्ट ऐड होती है। हमारा बेसिक एटीट्यूड अच्छा नहीं है, जॉब में लेट जाते हैं, 5S इंप्लीमेंट नहीं करते। ये छोटी छोटी चीज़ें जब हमारी कॉस्ट में ऐड होती हैं, रेगुलर कॉस्ट में ऐड होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल कॉस्ट पे MRP पड़ता है, जिससे टोटल MRP बढ़ जाता है, कस्टमर को महंगा पड़ता है, कस्टमर हमसे नहीं रह जाता, वो कहीं और से लेता है। जिन लोगों ने अपनी कॉस्ट को मेंटेन किया है और ज़्यादा खर्चे कंपनी के ऊपर नहीं डलने दिए, जिन लोगों ने अपनी कॉस्ट को किसी तरीके से कम करके ऐसे अननेसेसरी कॉस्ट को कम कर किया हुआ है, और एक्स्ट्रा खर्चे जो कंपनी में डलने होते हैं वो नहीं डलने दिए, कस्टमर वहाँ से माल ले लेगा। आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना का सामान। चाइना का सामान तभी सस्ता है क्योंकि उन्होंने रेगुलर कॉस्ट को कम किया हुआ है। तीसरा ऐसा है शाइन, जापानीज में बोलेंगे इसको सीसो, यानी कि हमारा जो भी सामान है, इक्विपमेंट है, उसको वो पूरा शाइन मारते रहना चाहिए। हमें उस पर डेली कपड़ा मारना है, साफ करना है, उस पर डस्ट नहीं रहने देनी, डस्ट फ्री रखना है, क्लीन रखना है। और यहाँ पे एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है, इन्होंने स्वीपिंग को जस्ट एक स्वीपिंग नहीं बोला, शाइन को एक शाइन नहीं बोला, उसको इंस्पेक्शन रूप में बोला है। जैसे अब हम अपने किसी इक्विपमेंट के ऊपर कपड़ा मारेंगे, साफ करेंगे, उसके ऊपर से गर्द हटाएंगे, तो ऐसे तो है नहीं हमने सिर्फ कपड़ा मार दिया। गर्द हटाते टाइम उस पर देखेंगे कहीं वो टूट रही है, ब्रेक हो रही है, उसमें कहीं लुब्रिकेशन की जरूरत है अगर कोई मशीन पार्ट है तो। और कुछ कई पार्ट तो ऐसे होते हैं सिर्फ डस्ट की वजह से ही वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिफॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो डस्ट भी हटानी है, डस्ट के साथ साथ पार्ट्स की इंस्पेक्शन भी करनी है। जो प्राइमरी इंस्पेक्शन जो एक ऑपरेटर कर सकता है, जो एक जैसे नॉन टेक्निकल पर्सन इंस्पेक्शन कर सकता है, कि जैसे गाड़ी पे कपड़ा मारने से पहले देखा यार यहाँ स्क्रैच कैसे डल गया, ये कैसे हो गया, इस पे तो ऑयल नहीं है, इस पे तो लुब्रिकेशन कम है, ये सूखा पड़ा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो हम इजीली उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइनिंग। जब हम उसको साफ करेंगे, कपड़ा लगाएंगे, सवेरे 5 मिनट लगाएंगे अपनी मशीन को चलाने से पहले, एक बार चेक करेंगे, उस टाइम हम उसकी थोड़ी सी सफाई के साथ साथ एक प्राइमरी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और अगर डेली वो इंस्पेक्शन करेंगे तो डेली हमारी नज़रों के सामने चीज़ जाएगी, हमें पता लगता रहता है यार कल तो ये ऐसा था, आज ये ऐसा होगा, कल ये ऐसा हो गया, तो भाई ये तो काम खराब है, इसको तो मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। इन छोटी छोटी साइन और इंस्पेक्शन से हमारी बड़ी ब्रेकडाउन बन जाती है। कल को वो 1 महीना हमारी ऐसे ही चलती रही, कोई पार्ट जिसको हमने लुब्रिकेट करना था, लुब्रिकेट नहीं किया, 1 महीना वो ऐसे ही चलती रही। 1 महीने बाद जब उसमें ब्रेकडाउन आएगी तो बहुत बड़ी मेजर ब्रेकडाउन आएगी। उस मेजर ब्रेकडाउन के टाइम हमारे पास हो सकता है उस मशीन का पार्ट ही ना हो। अगर हमारे पास उस मशीन का पार्ट नहीं हुएगा तो हमें कितना टाइम लगेगा उस ब्रेकडाउन में, उस टाइम पे कितना हमारा मटेरियल और मैन पावर वेट करेगी। वेट हमारा एक मुड्डा का पार्ट था, आपने मेरे पहले लेक्चर में देखा होगा जिसमें हमने मुड्डा के 7 वेस्टेज को डिस्कस किया था। तो अगर हमारी मशीन ब्रेकडाउन जाएगी, एक छोटी सी कारण से हम मशीन को बचा सकते थे ब्रेकडाउन होने से, अगर हम मशीन की साइन और स्वीप अच्छे से करते, यानी कि सीसो अच्छे से करते, मशीन को अच्छे से करते, इंस्पेक्शन करते, पहले से ही मैकेनिक को बोलते, मेंटेनेंस वाले को बोलते, लीड ऑपरेटर को बोलते कि हाँ जी इसको ऐसे ठीक कर लो, इस मशीन में ये प्रॉब्लम होने वाली है, मैं इसको 2 दिन से देखता आ रहा हूँ, जब मैं कपड़े लगाने जाता हूँ तो ये चीज़ों को देखता हूँ। ऐसा ही हमारे घरों में होता है कि हम जब चीज़ को बार बार साफ़ करते हैं, अपने इक्विपमेंट्स से घर को साफ़ करते हैं, अपनी गाड़ी को साफ़ करते हैं, तो हम छोटी छोटी ब्रेकडाउन जो पहले ब्रेकडाउन होने से पहले जो हमें इंटीमेशन मिलते हैं वहीं पे जज कर लेते हैं, और मेजर ब्रेकडाउन होने से पहले पहले उस ब्रेकडाउन को किल कर देते हैं, जो कि हमारी रनिंग के टाइम पे ब्रेकडाउन नहीं आती और हमारा बहुत सा समय बच जाता है और बड़ा खर्चा होने से बच जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि चौथा एस है। इस एस के अकॉर्डिंग हमने जो भी अभी तक ऊपर पढ़ा है, जो भी अभी तक काम किया है, उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन करना है, एक ही स्टैंडर्ड से करना है। जैसे ए शिफ्ट में मैं हूँ तो उसको मैं ऐसे ही करूँगा, बी शिफ्ट में मेरे बाद का जो पर्सन आएगा उसको भी सेम तरीके से करना है, सेम एसओपी फॉलो करनी है, उसकी भी सेम वर्क इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ताकि हम सभी के काम में स्टैंडर्डाइजेशन आ सके, हम सेम क्वालिटी प्रोडक्ट बना सके, हम सेम तरीके से अपने एक तय लिमिट समय में काम खत्म कर सके। जैसे मैं किसी काम को करने में 5 मिनट लगाता हूँ एक अपनी टेक्निक के साथ, तो हो सकता है दूसरा बंदा उस काम को 4 मिनट में कर दे, तो उसको उसने 4 मिनट में किया, फिर वो सबको बताया कि इस काम को मैंने 4 मिनट में किया, तो कल को मैं भी उसी टेक्निक से करूं और उस काम को 4 मिनट में करूं, ताकि अब मैंने अपना 1 मिनट बचा लिया उस बंदे की टेक्निक को फॉलो करके। अब हमने उस टेक्निक को स्टैंडर्डाइजेशन कर देना है कि हर एक पर्सन ए बी सी शिफ्ट में जो भी पर्सन आएगा उस काम को सेम टेक्निक से करेगा, ताकि वो कम से कम टाइम लग सके। हो सकता है अब 10 दिन बाद, 2 महीने बाद कोई अपनी और टेक्निक चेंज करे, उस काम को 4 मिनट से 3.5 मिनट में कर दे, फिर उसको सभी को बताना पड़ेगा कि मैंने ये लाइन पे इम्प्रूवमेंट की है, जिसके साथ मेरा इस चीज़ का समय कम हो गया है, या मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई है, या हम सेफली काम कर सकते हैं। जो भी उसने चेंज किया उसमें वो सभी को बताए, और अब फिर अगेन सभी उसको फॉलो करें और उस काम को उस स्टैंडर्डाइजेशन तरीके से करें। अब वो काम उससे भी बेटर होगा, लेकिन वो सभी तीनों शिफ्टों में एक जैसा ही होगा, हमारी क्वालिटी एक जैसे बनेगी और एक जैसा टाइम वेस्ट होगा, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन बड़ा जरूरी है, तो ये हर एक काम में फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट वन है हमारा सस्टेन, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि जो काम हमने उठाया है, स्टार्ट किया है, हमें उसको सस्टेन करना है। ऐसे नहीं आज किया उसके बाद 10 दिन किया ही नहीं, तो जितना वो किया उतना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उतना भी और पीछे चले जाते हैं। एग्जाम्पल, कुछ लोग जिम में जाते हैं, 4 दिन जिम में गए, बहुत मेहनत की, अच्छी खासी वेट लिफ्टिंग की, पूरा शरीर तोड़ा, उसके बाद 2 महीने में फिर नहीं गए, फिर हालत शरीर की वैसी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा डाइट लेते हैं, ज़्यादा डाइट लेने के बाद फिर काम छोड़ देते हैं, उसके बाद शरीर को उसी डाइट की आदत रहती है और हमारा वेट अगेन पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा ही वो काम के दौरान होता है। आज हमने अच्छे से काम किया, एक सेटअप को बहुत जल्द कम समय में लगा दिया, सभी चीज़ें फॉलो की, 5S के सभी टूल्स इस्तेमाल किए, फॉलो किए, लेकिन 10 दिन बाद कुछ चीज़ें कहीं से कहीं गई, वही टूल कम है, टूटी हुई चीज़ें मशीन पर रखी पड़ी हैं, रेड टैग को फॉलो नहीं किया, एसओपी को फॉलो नहीं किया, और फिर अगेन हम उसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं या उससे भी बुरी कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां से हमने चीज़ों को स्टार्ट किया था। स्टैंडर्डाइजेशन क्या बोलती है कि आपको जो करना है फिर वो लंबे समय तक करना है, जब तक आप अपने
टारगेट में को अचीव ना कर सके या उससे बेटर ना कर सके, उससे बेटर आपने स्टार्ट किया फिर उसको सस्टेन करना है। मतलब आपको जो आपने स्टार्ट किया है उसको सस्टेन करना है, उसको लॉन्ग टर्म लेके जाना है। तो ये आपका 5S कंप्लीट होता है यहाँ पे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 5S मेथोडोलॉजी है वो सिर्फ जापानीज टेक्निक है, हमारे भी पुरातन ग्रंथों में इस टेक्निक को बोला गया है। हम लोगों को भी ऐसा बोला गया है कि आपने साफ सफाई अच्छी रखनी है, अपने टूटे सामान पे घर में नहीं रखना, कांच अगर टूटा है तो उसमें घर में नहीं रखना क्योंकि वो हाथ पे लग सकता है। लेकिन हमारा बोलने का तरीका अलग होता है, हम बोलते हैं टूटे हुए कांच को घर में नहीं रखना क्योंकि वो बुरा होता है, अपशगुन होता है। कुछ अपशगुन नहीं होता, कांच को आप जितना मर्जी घर में पुराना रखो कुछ अपशगुन नहीं होता, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन होता है। अगर टूटा हुआ कांच आपके घर में होगा वो आपको हाथ में कहीं लगेगा, नुकसान कर सकता है। ऐसा ही टूटा हुआ सामान अपने घर में रहेगा, वो हमारा स्पेस को खाता है और उससे और भी ज़्यादा ख़राब होता है। इससे तो आप पहले उसको बेच दो स्क्रैप में, ताकि उस कुछ मनी आपके पास आएगी, उससे आप इन्वेस्ट करोगे, कहीं और लगा लोगे, कुछ नया टूल खरीद लोगे, कुछ भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको स्टार्ट किया था, स्वच्छ भारत, एकदम स्वच्छता की ओर। अगर हम 5 टूल्स को देखें, जो पाँच ऐसे हैं, उनमें भी साफ सफाई को ही तो बोला है। पहला क्या बोला है, जो आपके काम का नहीं है उसको हटा दो, यानी थोड़ा सफाई कर दो, जितना आपके पास है उसको एक सेटिंग ऑर्डर में लगा दो, एक ढंग से लगा दो भाई उसको। और तीसरा, डेली उसको साफ सफाई करो, जो आपका सामान है उसके ऊपर कपड़ा मारो, उसके कपड़ा मारते मारते आपको उसका इंस्पेक्शन कर लोगे, आप प्राइमरी इंस्पेक्शन कर लोगे। चौथा, उसको एक ही तरीके से करो, डेली सेम रूल फॉलो करो उसमें। जैसा आपने पहले 1 से 10 चीज़ों को आपने साफ करना है, जिसको पहले कर रहे हो उसको पहले करो, दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर करो। जो आपका तरीका है, जैसे आपका तरीका है उसको वैसे तरीके से आप करो, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन लेके आओ, ताकि अगर आप एक काम को बार बार करोगे तो आपके काम में एक स्टैंडर्डाइजेशन बन जाएगी, आपका समय कम लगेगा। उसके बाद रूटीन में करो, सस्टेन करो, रेगुलर करो, जो 5वां ऐसा है। तो ओवरऑल स्वच्छता की तो बात की है, और यही स्वच्छता हमारे शास्त्रों में, हमारे पुरातन ग्रंथों में, हमारे बुजुर्गों हमें बताते हैं कि घर को साफ सफाई रखना है, सभी चीज़ों को साफ रखना है, ताकि लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ पे साफ स्वच्छता होती है। ऐसा ही तो बोला जाता है हमारे घरों में भी, हमारे पुरातन ग्रंथों में वैसे लिखा जाता है। और एक और कहावत बोलते हैं हमारे बुजुर्ग कि कुत्ता भी जहाँ बैठता है हमें पूंछ मार के बैठता है, साफ करके बैठता है। तो इन्हीं चीज़ों को जापानीज लोगों ने अपनी लैंग्वेज में बोला है, उनको 5S के टर्म में लेके गए हैं, उनको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया है। इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के बाद अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया है, और उसमें कॉस्ट को मिनिमाइज किया है, और उनको अच्छे ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो गए। इन्हीं चीज़ों को हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में, जिसके साथ हम भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों आप इस टेक्निक को अपने घरों में इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इस टेक्निक को अपने घरों में इस्तेमाल करोगे तो मैं श्योर हूँ छोटी छोटी घर की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपका घर तरक्की की तरफ जाएगा, और आप का समय बचेगा, और जिसको उस समय को आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे और ग्रोथ करोगे। इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल।